नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से 54 के बीच हुआ था। और इसे जो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का मतलब ये है कि ये युद्ध जो है अंग्रेज वर्सेस फ्रांस के बीच लड़ा गया मुख्य रूप से। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। इसके पहले हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है हमारा एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसे देखिए। उसके बाद आपका जो बेस है आई थिंक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करने से पहले आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कर्नाटक का मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक राज्य से नहीं है। एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि ये हमारा भारत का साउथ वाला पार्ट है, और जो यूरोपीय लोग हैं वो हमें पता है कोंकण कैनेडा तट होता है और इधर कोरोमंडल तट है। तो ये कोरोमंडल तट का जो तट है और इसके आसपास के इलाके हैं इतना इसको वो जो है कर्नाटक नाम कहते हैं, मतलब कर्नाटक कहते थे। इसीलिए ये युद्ध जनरली इसी क्षेत्र की भूमि पर कब्जा करने के लिए या नवाब बनने के लिए जो है लड़ा गया, इसीलिए इसे कर्नाटक युद्ध कहते हैं। क्योंकि इसके पहले एक बार और यहाँ पर युद्ध हो चुका है, इसलिए उसको प्रथम कहा था, जो 1746 से 48 के बीच में हुआ था। हालांकि उसका जो रीज़न था प्रथम कर्नाटक युद्ध का, वो यूरोप में जो उत्तराधिकारी का युद्ध था उसके कारण जो स्टार्ट हुआ था। लेकिन फाइनली यहाँ पर फिर अंग्रेज़ों फ्रांसीसी भी लड़ने लग गए थे और लॉ शॉपेल की संधि के तहत उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन युद्ध समाप्त हुए को हमें पता है वो 1746 से 48 के बीच में चला। एक साल भी नहीं बीता था और फिर से जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो सोर्स था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। लेकिन दोस्तों जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है इसका जो हम कहें कि जो युद्ध की पृष्ठभूमि है बिल्कुल पूरी तरीके से भारतीय परिस्थितियों में ही निर्मित हुई थी। अर्थात रीजन जो है यहीं के क्षेत्र के जो कहें हम भारतीय लोग थे या जो शासक वर्ग थे उनका अपने उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें कि अंग्रेज और फ्रांसीसी भी कूद पड़े। कर्नाटक में हैदराबाद के निजाम और मराठाओं ने भी हस्तक्षेप किया, इससे भी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई और कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार का युद्ध जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार था। तो ये बेसिक एक पृष्ठभूमि थी। आइए और अब हम युद्ध को समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। तो युद्ध के कारण की हम बात करेंगे। हमें पता है दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा, जब लेटर मुगल्स थे, जो लेटर मुगल्स हम उनको कहते हैं लेटर मुगल्स कहते हैं, या हम उसको जो है उत्तर मुगलकालीन शासक कहते हैं। ठीक है, हमें पता है जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जितने भी मुगल शासक आए उनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं। और उसमें एक मोहम्मद शाह या रंगीला बादशाह जो कि 1719 से 48 के बीच में रहा था, जो है दिल्ली जो है शासक था। कौन? मोहम्मद शाह, जिसको कि रंगीला बादशाह रोशन अख्तर भी कहते थे। इसके राज में एक निज़ामुल मुल्क नाम का एक व्यक्ति था, निज़ामुल मुल्क, जिसको कि इसने आसफ जहां की उपाधि दी थी। और इसका एक नाम और था, इसको चिनकिलीश खान भी कहते थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चिनकिलीस खान भी कहते हैं। और ये चिनकलीश खान जो था तो रानी मुल्क का था, मध्य एशियाई मुल्क का था। और यहाँ पर इसने जब ये इसके यहाँ तक कि इसने सैयद बंधुओं को भी मरवा दिया था। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप सैयद बंधुओं को अच्छे से पढ़ेंगे, उसको भी मरवा दिया था। और जब इसका प्रभाव कायम हो रहा था तो इसने 1724 में हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और ये वहाँ का नवाब बन बैठा था। कब? 1724 में। लेकिन जब 1748 में इसकी डेथ हो जाती है तब इसके पुत्र नासिर जंग और इसका जो पुत्र था मुजफ्फर जंग, इसके बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है।
कुछ बुक्स में आपको शायद इन दोनों को भाई भी लिखा हुआ हो, लेकिन एक्चुअल में पुत्र और प्रपौत्र यानी कि इसका जो भी हो उनकी फैमिली का स्ट्रक्चर, तो इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो मैंने ब्लू कलर से करा है, मतलब ये जो है अंग्रेज इसका साथ देते हैं, और ये ग्रीन कलर में जो करा है मतलब इसका साथ जो है फ्रांस देते हैं, याद रखने के पर्पज से कि जब आप हमारा वीडियो देखेंगे और आपको कलर याद हो जाएगा तो कलर से आपको जो है शायद ये भी याद हो जाएगा कि किसका साथ किसने दिया था। तो ये इसकी स्थिति थी। इसी बीच जो है कर्नाटक में का जो नवाब था अनवरुद्दीन था। ये अनवरुद्दीन वही है जो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें भी था। तो इसके और दोस्त अली खान का दामाद है चंदा साहिब, उसके बीच में जो है उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि मराठाओं द्वारा इसकी रिहाई कर दी जाती, पहले कैद में होता है, और भूतपूर्व जो एक नवाब होता है दोस्त अली, उसका दामाद होता है। तो इन दोनों में भी जो है युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अनवरुद्दीन का साथ अंग्रेज देते हैं और चंदा साहिब का फ्रांसीसी देते हैं। मतलब ये जो परिस्थितियाँ थी ये भारतीय परिस्थितियाँ थी, ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक की परिस्थितियाँ थी, लेकिन अब अंग्रेज और फ्रांसीसी भी इसमें कूद पड़े। तो किसने किसका साथ दिया हम देखते हैं। तो अंग्रेजों ने साथ दिया जो है हैदराबाद में नासिर जंग का तथा कर्नाटक में अनवरुद्दीन का। तो आप दोस्तों इसे इस तरीके से याद रखेंगे। हमें पता है अंग्रेज की अगर हम स्पेलिंग बोलते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं, ठीक है, हम बात का नहीं देखते। AN हमें याद रखना है। A से अंग्रेज, A से अनवरुद्दीन और N से नासिर जंग। अब इसको छोड़ के जो है फ्रांसीसियों ने साथ दिया, जैसे कि चंदा साहिब का बचा कौन, चंदा साहिब कर्नाटक में, इनका फ्रांसीसियों ने दिया, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग का साथ जो है फ्रांसीसियों ने दिया। तो इस प्रकार से दोनों ने अपने अपने पार्टनर चुन लिए। अब होता क्या है कि 1749 ईस्वी में तंजावुर में भी उत्तराधिकार का युद्ध चालू जो युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और इस युद्ध में अंग्रेज क्या करते हैं, देवी कोटाई नामक एक क्षेत्र को जो है प्राप्त कर लेते हैं, उस पर अधिकार जमा लेते हैं। अंग्रेज बहुत ही चतुर रहते हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है क्षेत्र पे कब्जा करने लग जाते हैं। तब फ्रांसीसी क्या करते हैं, इनका विरोध करते हैं। होता है ना, जेलेसी फीलिंग होती है, क्योंकि दोनों ऑलरेडी यूरोप में भी लड़ते रहते हैं और यहाँ पर भी लड़ते रहते हैं दोनों। कोई अमेरिका में इस हिस्से पे कब्जा कर रहा है, कोई उस हिस्से पे कर रहा है। इसी प्रकार इनका विभिन्न देशों में काम जो है चलता रहता था। तो भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब क्या होता है कि फ्रांसीसी गवर्नर रहता है ड्यूप्लेक्स, जो कि 1742 में जो है पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त होता है फ्रांस की तरफ से। अभी ड्यूप्लेक्स बहुत कूटनीतिज्ञ होता है। इसने प्रथम कर्नाटक युद्ध में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर यूरोप में संधि ना होती तो इसका फ्रांसीसियों का पक्ष भारी रहता। फिर वो तो खैर खत्म हो गया था लॉ शेपेल की संधि से। अब फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले क्या करता है, जो कर्नाटक के नवाब का जो हकदार रहता है चंदा साहिब, और मुजफ्फर जंग से संधि कर लेता है और कर्नाटक पर अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर देता है, क्योंकि अनवरुद्दीन को नवाब बना दिया जाता है। और चंदा साहिब जब रिहा होता है तो उसका विरोध करता है कि नहीं, मैं जो है नवाब बनना चाहता हूँ। तो वो अनवरुद्दीन पर जो है आक्रमण कर देते हैं और अंबर का युद्ध होता है। याद रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युद्ध के बीच में आया है। जिस प्रकार प्रथम कर्नाटक युद्ध में सैंथोम युद्ध आया था, यहाँ पर अंबर का युद्ध है। तो क्या होता है कि 3 अगस्त 1749 को वेल्लोर के निकट जो होता है अनवरुद्दीन युद्ध में मारा जाता है, और उसका पुत्र मोहम्मद अली जो है भाग जाता है। आगे ये मोहम्मद अली भी जो है कर्नाटक का नवाब बनता है चंदा साहिब को हराकर। लेकिन अभी तो जो है चंदा साहिब जो है फाइनली कहाँ के नवाब बन जाते हैं, तो ये कर्नाटक के नवाब जो है बन जाते हैं। अब चंदा साहिब हो जाता है खुश कि भैया फ्रांसीसियों अगर हमारी मदद नहीं करते तो हम ऐसा नहीं कर पाते, और एक काफ़ी विशाल क्षेत्र जो है इनको फ्रांसीसियों को गिफ्ट कर देते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट समझे तो यहाँ पर जो है फ्रांसीसियों का पक्ष जो है भारी रहा है, या हम कहें वो जीते हैं। अब आगे क्या होता है कि कर्नाटक में फ्रांसीसी प्रभाव भैया स्थापित हो रहा है, अंग्रेज ये देखते हैं, तो वो हैदराबाद में नासिर जंग को जो है युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई आप कर्नाटक के ऊपर जो है आक्रमण कर दो, क्योंकि वहाँ पर चंदा साहब बन चुका है। अब तो ये ऐसा करता भी है, और नासिर जंग जो है 1750 में कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है। और कर्नाटक पर आक्रमण करने के साथ साथ जो अंग्रेज के फेवर में जो मुजफ्फर जंग होता है उसको बंदी बना लेता है।
ठीक है। लेकिन जब ये बात डुप्ले को पता चलती है तो डुप्ले क्या करता है कि अपनी कूटनीति का सहारा लेता है और जो नासिर जंग के अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों को भैया रिश्वत देके अपने पक्ष में कर लेता है। और ये अधिकारी क्या करते हैं, ये नासिर जंग की हत्या कर देते हैं, अर्थात अंग्रेजों का जो समर्थित रहता है, हमने कहा है आपको एएन से याद रखना है, अंग्रेजों ने इसको समर्थन दिया था, तो अंग्रेजों का जो समर्थन प्राप्त होता है मारा जाता है और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा, कि भाई अब तो आपका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। इधर कर्नाटक में भी जो है चंदा साहब को फ्रांसीसी ने बना दिया जो कि इनके फेवर का था, और इधर हैदराबाद में भी ये मुजफ्फर जंग को जो है इनके फेवर का है उसको नवाब डिक्लेयर कर देते हैं। अब मुजफ्फर जंग गद्दी पर बैठने से पहले ही इसकी भी हत्या कर दी जाती है, षड्यंत्र चलते रहते हैं। तब उस स्थिति में फ्रांसीसी क्या करते हैं, नासिर जंग के छोटे भाई सलावत जंग को हैदराबाद का नवाब बनाते हैं। ये सलावत जंग खुश होता है फ्रांसीसियों से और ये भी उनको उपहार स्वरूप कुछ क्षेत्र देता है। अब ये जो सलावत जंग हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये भी बहुत शाना है। ये यहाँ पर तो फ्रांसीसियों का साथ देता है, लेकिन जब हम तृतीय कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में ये अंग्रेजों का साथ देता है। ठीक है, हम इसको तृतीय कर्नाटक युद्ध में देखेंगे। अब तो यहाँ पर क्या हुआ, दो चीज़ें हुई भैया, कि हमें पता है एक हैदराबाद में जो है युद्ध चल रहा था जिसमें कि मुजफ्फर जंग था और नासिर जंग था, और कर्नाटक में चल रहा था उत्तराधिकार का युद्ध अनरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच में। इन दोनों का साथ अंग्रेजों ने दिया था, ये दोनों मारे जाते हैं और फ्रांसीसियों के समर्थित जो है जीत जाते हैं। अब यहाँ तक तो फ्रांस का दबदबा काफ़ी रहा और काफ़ी हावी रहे। अब आते हैं टर्निंग पॉइंट, क्या, जब 1751 में अंग्रेज़ों की ओर से मद्रास में सैंडर्स को गवर्नर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब अंग्रेज क्या करते हैं, सैंडर्स क्या करता है, कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता से, मोहम्मद अली कौन है भाई, इसका पिता जो था अनवरुद्दीन था। इसका पिता कौन था, अनवरुद्दीन था। ये कर्नाटक का नवाब था। जब हमने आपको बताया था अंबर का युद्ध, अंबर के युद्ध में 3 अगस्त और 1749 ईस्वी को जो अंबर का युद्ध होता है उसमें मारा जाता है और ये मोहम्मद अली भाग जाता है। अनवरुद्दीन को किसने समर्थन दिया था भाई, अंग्रेजों ने दिया था। तो अनवरुद्दीन तो मारा जाता है, लेकिन उसका जो पुत्र होता है मोहम्मद अली भाग जाता है। बाद में जो अंग्रेज होते हैं, जो सैंडर्स होता है, वो कर्नाटक में मोहम्मद अली की सहायता से 1751 में अंग्रेजी जो है त्रिचन्नापल्ली पर घेरा डाल देते हैं या आक्रमण कर देते हैं। त्रिचन्नापल्ली भी कर्नाटक राज्य में क्षेत्र पड़ता है, उस पर जो है अंग्रेजी सेना भेज देते हैं और उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। जब त्रिचन्नापल्ली पर अंग्रेजी प्रभाव की खबर जो है चंदा जो सुनते हैं, फ्रांसीसी सुनते हैं, क्योंकि चंदा साहिब के अधिकार क्षेत्र में था, तो फ्रांस भी अपनी सेना भेज देती है। कहाँ पर, त्रिचन्नापल्ली में। फिर दोनों सेना जो कर्नाटक युद्ध क्षेत्र बन जाता है और इस बीच में कूद पड़ते हैं तंजावुर और मैसूर के और मराठा, और ये अंग्रेजों के पक्ष में रहते हैं। ठीक है, यह जो हमने स्टार्टिंग में पृष्ठभूमि की बात करी थी, तो ये भी अंग्रेजों की साइड से युद्ध में कूद पड़ते हैं। अब त्रिचन्नापल्ली का युद्ध चल ही रहा है। अब वैसे एक टर्निंग पॉइंट आता है और रॉबर्ट क्लाइव सलाह देता है किसको, घेराबंदी कर रहे हैं त्रिचन्नापल्ली में, कौन, अंग्रेजों फ्रांसीसी, और रॉबर्ट क्लाइव सैंडर्स को सलाह देता है कि काम करो तुम जब तक कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आक्रमण कर दो। और ऐसा वो करता है और अगस्त 1751 में जो अर्काट है ये अंग्रेज इस पे जीत हासिल कर लेते हैं। जब अंग्रेज इस पे जीत हासिल कर लेते हैं तो चंदा साहब को जब ये समाचार मिलता है तो वो क्या करते हैं, अपने पुत्र रजा खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजते हैं कि भाई आप अर्काट को देखो, संभालो। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के समर्थन में और अंग्रेजी सेना आ जाती है। अंग्रेज यहाँ पर भारी पड़ते हैं और फाइनली वो है जो रजा खान को हरा देते हैं या जो है अर्काट पर कब्जा करने में सफल हो जाते हैं। अब क्या होता है ये हम बता चुके हैं। फिर 1751 में क्या होता है, अर्काट पर जब अंग्रेज अपना कब्जा कर लेते हैं तब इनका हौसला और बढ़ जाता है और ये फाइनली जब त्रिचन्नापल्ली में इन्होंने घेरा डाला था तो चंदा साहिब फ्रांसीसी कमांडर को अंग्रेज जो होते हैं हरा देते हैं, ये जो है जीत जाते हैं और फ्रांसीसी यहाँ पर हार जाते हैं और चंदा साहिब की हत्या कर दी जाती है और फाइनली मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया जाता है। ये वही है, अनवरुद्दीन का पुत्र है। अब ये है कर्नाटक का नवाब बन गया और किसके समर्थित हैं, अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त है इसको। फिर बाद में
फिर बाद में 1753 में फिर से जो डुप्ले होता है वो तो हार मानने वाला नहीं है। 2 साल बाद वो फिर से त्रिचन्नापल्ली पर घेरा डालता है और बोलता है अब तो अपन इसको जीत कर ही रहेंगे। लेकिन फ्रांस की सरकार जो डुप्ले की संघर्ष नीति से तंग आकर इसे वापस फ्रांस बुला लेती है, क्योंकि जो डुप्ले कूटनीति का सहारा ले रहा था, या जिसको डुप्लेक्स भी हम बोलें, तो भैया सब में फंड लगता है, पैसा लगता है। कोई भी काम इसके कहने से तो करेगा नहीं कि भाई आप ऐसा करो वैसा करो, इसने रिश्वत दी होगी। तो फ्रांस क्या होता है, इसकी नीति से परेशान होता है और इसको वापस बुला लेता है और उसकी जगह गोडोह्यू को जो है गवर्नर बनाने नियुक्त करता है। और यहाँ से हो जाता है टाटा बाय बाय किसका, फ्रांसीसियों का। किस डुप्ले गया तो फ्रांसीसियों का। तब गोडोह्यू जब गवर्नर बनता है तो ये विनम्र अनुरोध की नीति अपनाता है, अंग्रेजों से समझौतों की बात करता है, शांति की बात करता है। फाइनली ये पांडिचेरी की संधि कर लेता है और इसी के तहत जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तब इस युद्ध के हम निष्कर्ष क्या निकालें, तो भाई इस युद्ध का ये निष्कर्ष था कि फ्रांस में कहीं जो है कूटनीतिक चीज़ें चल रही थी, अंतर विरोधात्मक चीज़ें थी भाई। तभी तो क्योंकि अंतर विरोधात्मक चीज़ें ना होती तो ये डुप्ले को वापस नहीं बुलाते। अगर डुप्ले को ये शायद नहीं बुलाते तो हो सकता था द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध है इसका परिणाम कुछ और होता। लेकिन और अंग्रेज़ जो है अपनी चीज़ों को समर्थन देते थे, अपने लोगों को समर्थन देते थे, और गोडोह्यू ने जो है फ्रांसीसियों का पतन सुनिश्चित कर दिया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने संधि करी थी, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की विजित क्षेत्र को लौटा देंगे और फिर युद्ध नहीं करेंगे। और फाइनली इस युद्ध ने यह भी तय कर दिया कि आगे आने वाला समय किसका है भाई, अंग्रेज़ों का है। अब अंग्रेज़ ही इस क्षेत्र के एकमात्र जो है खिलाड़ी हैं। इस युद्ध ने ये तैयार कर दिया था। तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में हमने आपसे दोस्तों बात की। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से क्या पृष्ठभूमि बनी। तो आपको इनका नाम याद रखना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और हमारी तरफ से एक ही बात कहना चाहेंगे, हैव अ नाइस डे।